अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसे तारीखी स्कैंडल के बारे में जो हमारी आंखों के सामने ही हुआ, मगर किसी ने उस पर बात नहीं की। कुछ ने बात की और उनकी ज़बानबंदी करा दी गई। ये वाक़या है 2017-2018 का, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जस्टिस मियां साकिब निसार और उस वक्त DGISI थे जनरल फैज़ हमीद। ये एक ऐसा मामला है जो अब फाइनली जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ एक दरख्वास्त की सूरत में, और जो दायर करने वाले हैं शायद वो भी इंतज़ार कर रहे थे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का। अब वो ख़ुद आए हैं, उनको भेजा गया है, ये तो बात की बात है, मगर जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो दरख्वास्त आज अदालत ने निपटा भी दी है। उस दरख्वास्त को अदालत ने हैरान कुन तौर पर ख़ारिज नहीं किया, डिसमिस नहीं किया, बल्कि डिस्पोज ऑफ किया है। ये बड़ा एक डिफरेंस है। मामला है टॉप सिटी का। टॉप सिटी आपको मालूम ही होगा, एक सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो मोटरवे है, नया जो एयरपोर्ट है उसके करीब ही मोटरवे के बिल्कुल साथ ये हाउसिंग सोसाइटी है। और इसके जो ओनर हैं मोहिद अहमद साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत एक दरख्वास्त दायर की थी गालिबन 3 नवंबर को, जो कि आज अचानक सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। सीरियल नंबर 3 था। इस दरख्वास्त के कंटेंट के ऊपर आते हैं, आपको बताते हैं। दरख्वास्त में सबसे पहले तो फ़रीक बनाया गया है वफाक को, फेडरेशन को बज़रिया वज़ारत दिफ़ा। उसके बाद उस वक्त के जो DGISI थे जनरल फैज़ हमीद, उनको फ़रीक बनाया गया है। एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम फ़खर हैं, XOC, उनको फ़रीक बनाया गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ़ार हैं, ISI के DOG प्रोजेक्ट्स, उनको फ़रीक बनाया गया है। एक मुर्तज़ा हारून साहब हैं, और कुल 100 अननोन पर्सनस हैं जो गैर नामालूम अफराद हैं। ग़ालिबन ये वो लोग होंगे जिन्होंने उनके घर पर रेड किया था। अब आते हैं उस रेड के ऊपर। पहले तो उन्होंने एक सवाल उठाया है, दो बेसिकली सवाल हैं इस पिटीशन में। उन्होंने कहा है कि क्या घर और दफ्तर पर गैर कानूनी रेड कानूनी तौर पर दुरुस्त थी या जस्टिफाइड थी? क्या गैर कानूनी हिरासत जिसमें इनको रखा गया, क्या वो दुरुस्त थी? उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो वज़ारत दिफ़ा है वो इस मामले की तहकीकात शुरू करने की एक मजाज अथॉरिटी है, तभी उसको फ़रीक बनाया गया है। अदरवाइज़ उसके अगेंस्ट जो पिटिशनर है उसकी कोई ग्रीवेंस नहीं है, यानी जो मौजूदा ISI है उसके ख़िलाफ़ वो नहीं आए, वो फॉर्मर DGISI के ख़िलाफ़ आए हैं। और यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि 12/5/2017 का दिन है। पाकिस्तान रेंजर्स ने अचानक ISI हुकाम के साथ मिलकर उनके घर, जो हेड ऑफिस है उनका G11 में, उस पर, उनके साइट ऑफिसेज़ पर और उनके घर पर इल्लीगल रेड की। और ये भी बताया जा रहा है इसमें कि ये रेड जो उन्होंने की थी ये उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद के कहने पर, उनकी हिदायत पर की गई। और जब उनको कुछ भी गैर कानूनी या इल्लीगैलिटी नज़र नहीं आई तो उन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ जो ऑफिसेज़ में वो रेड कर रहे थे, वहाँ से उन्होंने कुछ हाउस होल्ड जो आर्टिकल्स हैं उनको कलेक्ट करना शुरू किया। उन हाउस होल्ड आर्टिकल्स में मेन क्या था? गोल्ड था, सोना, और उसके साथ साथ कैश, और कुछ घड़ियों का भी बताया जा रहा है। कुछ कीमती घड़ियाँ थी जो वहाँ से उन्होंने कलेक्ट कर ली, और ये तीनों जगहों से उन्होंने कलेक्ट की हैं। और हैरान कुन तौर पर वो ये बता रहे हैं कि जब ये रेड की जा रही थी उस वक्त इसी उनकी जो टॉप सिटी जो कंपनी है उसी के एक्स एम्प्लॉइज़ जो हैं वो भी उस रेड में शामिल थे। बल्कि यहाँ तक उनका कहना है कि वो रेड में ना सिर्फ शामिल थे बल्कि बता रहे थे रेड करने वालों के कि उस कमरे में जाओ, उस कमरे में जाओ, वहाँ पर ये मिलेगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि उनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया, और हिरासत में उनको लिया गया। उनको ना सिर्फ जो ओनर थे बल्कि उनके साथ 6, कुल मिलाकर 6 लोगों को, और उन 6 लोगों में उनके ससुर भी थे जो उसी रोज़ कराची से अपनी बेटी को मिलने के लिए आए थे, मगर एक उम्र रसीदा शख्स को भी उसकी उम्र का लिहाज ना करते हुए उसको भी हिरासत में लिया गया, उसको अगवा किया गया। और तकरीबन 45 दिन तक इनके जो फादर इन लॉ हैं, जो ससुर हैं, उनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। अब यहाँ पर जो हिरासत में लेने का मामला है, इससे पहले एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो ये कहते हैं कि जो आर्टिकल्स उनके घर से चुराए गए थे या उनके घर से कलेक्ट किए गए थे,
जिसमें सोना था, कैश था, और न सिर्फ उनके घर से बल्कि दीगर साइट से भी उनको 2 मुख्तलिफ टोयोटा करोला जो गाड़ियां हैं उनमें शिफ्ट किया गया। जब घर से बाहर निकले तो 2 मुख्तलिफ गाड़ियां खड़ी थी, वहाँ पर उनको तकसीम किया गया उन आर्टिकल्स को और मुख्तलिफ डायरेक्शंस में वो चली गई। और एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या भी वहाँ पर रोनुमा हुआ। ये क्लेम किया जा रहा है इस पिटिशन के अंदर कि जो पिटिशनर हैं उनके एक 8 से 9 साल एक छोटा सा बच्चा था जो वहाँ पर मौजूद था, और एक जो रिस्पोंडेंट जिसका नाम लिखा है DD गोल्डा ISI मुर्तज़ा हारून साहब, उस शख्स ने इनके जो 9 साला बेटा है उसके चेहरे पर अपना बूट रखा और कहा कि तुम्हारा बाप दहशतगर्द है। और ये सब कुछ जब हो रहा था तो उस बच्चे के जो वालिदैन थे वो भी सब कुछ सामने अपनी आंखों के सामने होता देख रहे थे। और फिर उन्होंने ये कहा इस पिटीशन के अंदर कि अपने इन अज़ाइम को हासिल करने में जब उनको नाकामी हुई तो तकरीबन 5 दिन तक पिटिशनर को, यानी जो ओनर है टॉप सिटी के, उनको और उनके साथ उनके जो कुलीग्स थे उनको 5 दिन तक गैर कानूनी हिरासत में रखने के बाद 17/5 यानी 17 मई 2017 को CTD रावलपिंडी में डाल दिया गया। और फिर ये बताया जा रहा है कि इसमें जब उनको थाने में फेंका गया और इस दौरान उनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। और जब ये हिरासत में थे, कानून के पास थे, कानून की गिरफ्त में थे, उस वक्त एक और ख़ातून हैं जाहिदा जावेद असलम जो बैरून मुल्क में थी, और वो गालिबन ये जो आज ओनर हैं टॉप सिटी के, इनकी माजी में बॉस रह चुकी हैं या इनकी कुलीग रह चुकी हैं। इनका कुछ आपस में भी लीगल बैटल चलती रही है, और कुछ शायद पहले वो ओनर थी या उनके शेयर्स थे। बहरहाल जो भी है कि अब शेयर्स उन्होंने इनको मुंतकिल कर दिए, जो मौजूदा ओनर्स हैं। इनका कोई झगड़ा चल रहा था। कह रहे हैं कि जब वो जेल में थे या हिरासत में थे उस वक्त DGISI जनरल फैज़ हमीद ने उस खातून को वतन वापस बुलाया और उसको स्टेट मिनिस्टर का यानी वज़ीर मुमलिकत का प्रोटोकॉल दिया गया। और वो जब यहाँ पर क़याम पजीर थी, उसने आते ही सबसे पहले जो डीड्स थी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की, उनको चैलेंज किया सिविल कोर्ट के अंदर, और सिविल कोर्ट ने बहरहाल जो मौजूदा मालिक हैं टॉप सिटी के, इनके हक़ में ही फ़ैसला सुनाया। और एक और बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि 45 दिन तक बताया जा रहा है जो फादर इन लॉ थे इन पिटिशनर्स के, वो हिरासत में रहे। और जब वो हिरासत से बाहर आए और इस हद तक वो बीमार थे कि उनका मेडिकल कराने की भी धमकी दी कि उनका मेडिकल आप नहीं करवाएंगे। और कुछ ही अरसे के बाद उनको कैंसर डायग्नोज हुआ, और बताया ये जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है, या आप कह सकते हैं कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो तमाम लोग जिनको हिरासत में लिया गया था उन पर शदीद किस्म का टॉर्चर किया गया था। और यही वजह हो सकती है इनके मुताबिक कि उनके जो ससुर हैं उनको वापसी पर फ़ौरन ही कैंसर डायग्नोज हो गया और वो जल्द ही इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, जब ये तमाम लोग गैर कानूनी या जैसे भी हिरासत में थे उस वक्त के DGISI की हिदायत पर, उस वक्त जो फैमिली थी इन टॉप सिटी के ओनर की, उनके घर पर मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI के जो अफसरान हैं वो विज़िट करते रहे फ्रीक्वेंटली, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं उस रेड की जो उस रोज़ की गई थी उसकी वो तफसीलात मालूम करते रहे। और उन्हें ये नहीं मालूम कि वो जो तहकीकात वो करते रहे, या एक पैरेलल आपको मालूम है जो पाक फ़ौज है उसके अंदर भी एक अकाउंटेबिलिटी का एक तरीक़ाकार होता है। और इसी वजह से जब कोई इस तरह की चीज़ पॉपअप होती है तो फिर अपने इदारे भी जो उनकी अपनी इंटेलिजेंस है वो मुतहरक हो जाती है। तो शायद इसी वजह से ये जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है इसने अपने कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करना शुरू कर दिए, और उनको भी शायद मालूम पड़ गया था कि कुछ गैर कानूनी हुआ है। बहरहाल एक और यहाँ पर दावा किया जा रहा है इस पिटीशन के अंदर कि 2017 में जो ओनर हैं टॉप सिटी के, इनको पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से हाईएस्ट टैक्स पेयर का एक अवार्ड भी मिला, और उसके बाद फैज़ हमीद साहब ने उनको ये अवार्ड मिलने पर एक और अवार्ड दिया गैर कानूनी केसेस का। बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि यहाँ पर दावा ये किया जा रहा है या इल्ज़ाम ये है कि जनरल फैज़ हमीद और उनके साथियों का बुनियादी मकसद इस तमाम तर एपिसोड के पीछे ये था कि वो टॉप सिटी की ओनरशिप शायद लेना चाह रहे थे और वहाँ पर काबिज़ होना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने जब वो हिरासत में थे उनसे
मुख्तलिफ जो डीड्स हैं, जो ट्रांसफ़र डीड्स हैं, उन पर दस्तखत भी कराना चाहे मगर इन्होंने नहीं किए। अब ये समझ में नहीं आती कि आप पर जब पाकिस्तान की पूरी रियासत जो है दबाव डाल रही है और आप वहाँ पर उसको इनकार कर रहे हैं, ये बड़ा एक मुझे अनहोनी सी लगती है बात। बहरहाल उन्होंने कहा है कि जो पिटिशनर हैं ये दावा करते हैं कि इन्होंने दस्तखत नहीं किए और जो ट्रांसफ़र है अपना तमाम तर, क्योंकि बेसिकली ये दावा अभी कुछ देर कबल मैं एक ट्वीट भी देख रहा था, अबसार आलम साहब किसी ने जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा है कि कहा जा रहा था कि दो लोग हैं, एक जनरल फैज़ हमीद के बड़े भाई नजफ़ हमीद और एक और ख़ातून हैं, इन दोनों के नाम पर 50% जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र करने, यानी आधा हिस्सा एक शख्स को और आधा हिस्सा दूसरे को उन्होंने ट्रांसफ़र करना था, मगर इन्होंने इनकार कर दिया और फिर इन्होंने मज़ीद सख्तियाँ झेलीं। फिर ये बताया जा रहा है कि 30 मार्च 2018 को इनको अदालत से जो है वो इंसाफ मिला और रिहा हुए ये। और इस दौरान जो अदालत है उसने जो रेंजर्स की ये इल्लीगल रेट थी इसको इल्लीगल करार दिया और रिटायरमेंट के जब वो एक्विटल के बाद यानी रिहाई के बाद भी इनके ऊपर मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं वो बनाए जाते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग के और टेम्परिंग के। और बताया जा रहा है कि जो उनकी फैमिली है उसने मेंटली इमोशनली काफ़ी ज़्यादा लॉस सफ़र किया है। उनकी जो वाइफ है वो मेंटल ट्रॉमा में है, उनके जो ससुर हैं वो इस दौरान इंतकाल कर गए हैं मेंटल ट्रॉमा की वजह से। इनके जो एक मेरे ख्याल से साले हैं वो भी, जो इनकी वाइफ के ब्रदर हैं, उनको भी इसी तरह मेंटल वो कंडीशन जो है उनकी भी ख़राब है, वो भी ट्रामाटाइज्ड हैं। उनके साहबजादे के साथ जो कुछ हुआ वो भी मेंशन्ड है। फिर एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या इसमें बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि फिर अचानक से एक रोज़ वसीम ताबिश नामी एक शख्स है, उसके ज़रिए नजफ़ हमीद जो कि बड़े भाई हैं जनरल फैज़ हमीद के, उन्होंने रब्ता किया और मुझसे एक मीटिंग सेट की। और मीटिंग सेट हुई चकवाल शहर के एक कैफ़े में। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर नजफ़ हमीद साहब पहले से मौजूद थे और नजफ़ हमीद साहब ने मुलाकात के आगाज़ पर ही मुझसे माजरत करना शुरू कर दी कि आपके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ है। ताहम उन्होंने एक मेरे सामने एक पिक्चर ड्रॉ करना शुरू की कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उससे मेरे छोटे भाई जनरल फैज़ हमीद का कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो उस वक्त DGISI थे। और ये भी कहा है कि ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ फेयर मैन। अपने भाई के बारे में नजफ़ हमीद साहब कह रहे हैं कि फैज़ हमीद एक अच्छे आदमी हैं और एक फेयर आदमी हैं। और बहरहाल यहाँ पर इन्होंने इस पर ज़्यादा रोशनी डालने की बजाय एक और आगे किस्सा बयान किया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि जो इनके अपने कज़न हैं, टॉप सिटी के ओनर के एक कज़न हैं जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, हामिद उनका नाम है, उन्होंने जनरल फैज़ हमीद से रब्ता किया और जनरल फैज़ हमीद ने उन्हें आपारा में ISI के दफ्तर में बुला लिया। और जब वो वहाँ पर गए तो जनरल फैज़ हमीद ने कहा, ये अब उनकी जो रिहाई है इस केस से बाहर निकलने के बाद ये उनकी एक मीटिंग सेट हुई उनके कज़न के थ्रू, कज़न की मीटिंग सेट हुई जनरल फैज़ हमीद के साथ आपारा में। और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि बेसिकली ये मीटिंग इस वजह से थी कि जो वहाँ से लिया गया, जो वहाँ से बज़ाहिर चीज़ें कलेक्ट की गई थी, सोना था, कैश था और दीगर डॉक्यूमेंट्स थे, उनके हवाले से ये मीटिंग थी। तो वो बताया ये जा रहा है इस पिटीशन के अंदर कि जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि कुछ जो आइटम्स हैं वो आपको वापस कर दिए जाएंगे, मगर जो 400 तोला सोना है, 400 तोला सोना और उसके साथ साथ जो कैश है उसकी अमाउंट नहीं लिखी हुई, वो शायद उन्होंने पिटीशन के साथ लगाई है, वो और उसके साथ कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं स्कीम के, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। दीगर तमाम तर आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये 3 चीज़ें जो मेजर चीज़ें हैं ये वापस नहीं की जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनमें घड़ियाँ और भी कुछ कीमती सामान था, वो वापस करने की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी कुछ था जो गाड़ियां भर के वहाँ से ले जा रही थी, तो उसमें ऑब्वियसली बहुत कुछ कीमती सामान होगा जो ये दावा कर रहे थे पहले। और इसके बारे में बताया ये भी जा रहा है कि इनके पास कुछ एविडेंसेस भी मौजूद हैं, कुछ CCTV फुटेजेस भी मौजूद हैं जो इनके घर से चीज़ें कलेक्ट की जा रही हैं, किस तरह बैगों में भर भर कर लेकर जाया जा रहा है और गाड़ियों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो तमाम एविडेंस इनके पास मौजूद हैं। और फिर वो ये बताते हैं कि जो आइटम्स, चलें ये सोना, कैश और जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल ये तो वापस नहीं किए, मगर जो आइटम्स वापस किए हैं वो भी एक शर्त पर वापस किए हैं। और वो शर्त ये है कि आप
आइंदा ISI के मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, और उसकी भी लिस्ट अटैच की गई है इस पिटीशन के साथ। और फिर जो दो रेस्पोंडेंट्स इस केस में बनाए गए हैं जनरल फैज़ हमीद के अलावा, ब्रिगेडियर नईम फ़खर और ब्रिगेडियर गफ़ार, उन्होंने जो टॉप सिटी के मालिक हैं उनसे उनके केस ख़त्म होने के बाद 4 करोड़ रुपए कैश भी लिया, और उसका भी व्हाट्सएप सबूत उन्होंने साथ लगाया है, जो चैट उनकी आपस में हुई। और फिर ये भी उनसे कहा गया कि जो आप टीवी, आपको मालूम है 2016 में एक चैनल आया था आप टीवी, और उसके साथ एक इंडस टीवी अंग्रेज़ी चैनल था, उसको स्पॉन्सर करने का भी इनको कहा गया, और उन्होंने स्पॉन्सर किया, और उसकी कॉपीज़ भी इन्होंने साथ जो स्लिप्स हैं वो अटैच की हैं जो ओनर हैं अपनी पिटीशन के अंदर। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि जो 4 टोयोटा रीवोस थी इनकी जो हिरासत में ली गई है, जिनको उस दिन ले जाया गया जब रेड की गई, वो 4 जो टोयोटा रीवोस हैं वो कुछ दिन के बाद ब्रिगेडियर गफ़ार और ब्रिगेडियर नईम फ़खर जो हैं वो ख़ुद पर्सनली डिलीवर करने के लिए इनके पास आए, इनके घर पर, और इन्होंने वापस इनको की। अब ये बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं जिनमें जनरल फैज़ हमीद हैं, ब्रिगेडियर नईम गफ़ार हैं, ब्रिगेडियर नईम फ़खर हैं, ब्रिगेडियर गफ़ार हैं, और एक हारून साहब हैं, मैं उनका एक मिनट नाम चेक कर लूँ, ये हैं मुर्तज़ा हारून, और उसके अलावा 2 और लोगों का नाम लिखा जा रहा है, जाहिद महमूद मलिक और मोहम्मद मुनीर। ये गालिबन 2 वो लोग हैं, जाहिद महमूद मलिक और मोहम्मद मुनीर, जो टॉप सिटी के मुलाजमीन थे माजी में, मगर जब ये रेड हुई तो ये भी उनके साथ आए, रेड में शामिल हुए, और इन्होंने पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया और उनको अपने साथ मिलाकर इन्होंने रेड की। बताया ये जा रहा है, जो वकला हैं उनके, वो ये बता रहे हैं कि ये जो पुरानी ओनर थी टॉप सिटी की, या जो जाहिदा मलिक हैं, जो जाहिदा असलम जो हैं, जाहिदा जावेद असलम, ये उनके साथ राब्ते में थे, क्योंकि इन 2 मुलाजमीन को मौजूदा जो ओनर्स हैं उन्होंने फ़ायर कर दिया था, किसी वजह से इनको नौकरी से निकाल दिया गया था। फिर इन्होंने शायद जो जाहिदा जावेद साहिबा, जाहिदा असलम साहिबा, उनसे रब्ता किया, और फिर उनका शायद रब्ता था जनरल फैज़ हमीद के साथ, या इन्होंने डायरेक्टली जनरल फैज़ हमीद को अप्रोच किया, ये अभी वाज़ेह नहीं है। मगर ये बताया जा रहा है कि ये जो 2 मुलाजमीन थे इनकी मिली भगत के साथ ये रेड पूरी ऑर्केस्ट्रेट की गई, और फिर उनके घर पर धावा बोला गया, और किस तरह एक शख्स जिसको पहले अवार्ड दिया जाता है कि आपने सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया है, दैट मीन्स कि आप इल्लीगली चीज़ें नहीं कर रहे, बज़ाहिर तो इसका यही मतलब है। उसके बाद फिर उनको जो है वो इस तरह टॉर्चर किया जाता है, ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी फैमिली को भी एक ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। अब इसके ऊपर 2-3 ट्वीट्स हैं, वो आपकी नज़र करता हूँ। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बड़ी हैरान कुन हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो अफसार आलम साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ये कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के कारनामे। मेरे मोहल्ले F11 में 12 मई 2017 को नमाज फजर से कुछ देर पहले रेंजर्स की दर्जनों गाड़ियां, ट्रकों और एम्बुलेंसेस का कानवाय 100 से ज़ायद मशीन गनों से मुसल्लह सोल्जर्स के साथ दाखिल हुआ। ऑपरेशन के तयशुदा प्लान के तहत गाड़ियां F11 की मुख्तलिफ गलियों में दाखिल हुई और एक मुकर्ररा वक्त पर 4 घरों को घेरे में ले लिया गया। ऑपरेशन फैज़ी रद्दुल दहशतगर्दी का आगाज़ 11/4 में रमेश सिंह अरोड़ा के घर से हुआ। वो ये बता रहे हैं कि दीवारें फलांग कर मुसल्ला वर्दी पोश और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद घर के अंदर लकड़ी का दरवाज़ा तोड़कर कमरों में घुस गए, और रमेश सिंह जो कि पंजाब असम्बली के अक़लियती मेंबर थे और उनका जो ख़ानदान है वो करतारपुर सिंह गुरुद्वारा के नस्ल दर नस्ल निगरान हैं, ख़ुद उस वक्त करतारपुर गए हुए थे। घर में कोई और मर्द भी ना था, सिर्फ उनकी बीवी, छोटे बच्चे, उनकी बेवा बहन और उसके छोटे बच्चे सो रहे थे। सबको घसीट कर बेडरूम से निकाला गया और उन डरी सहमी औरतों और खौफज़दा बच्चों से तफ्तीश शुरू हुई कि वकार किधर है। अब वकार तो वहाँ कोई नहीं था, अब वकार तो वहाँ कोई था नहीं, तो मिलता कैसे। कुछ ही देर में इंतहाई तरबियत याफ्ता और बेहतरीन इंटेलिजेंस और हथियारों से मुसल्ला नंबर 1 अफसरान को एहसास हुआ कि वो गलत घर में घुस गए हैं।
और जिस घर में उन्हें जाना था वो रमेश के घर के सामने सड़क की दूसरी तरफ था। फ़ौरन ही वहाँ से पसपाई इख्तियार की गई, लेकिन औरतों बच्चों की नफ्सियात और मोहल्ले में उनकी इज़्ज़त और साख को जो नुकसान पहुँचना था वो पहुँच चुका था। रमेश सिंह ने उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार को ख़त लिखा कि ISI और रेंजर्स के अफसरान और एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिन्होंने उनकी चादर चार दीवारी की बेहुरमती की है, लेकिन बाजवा डॉक्ट्राइन के मरकज़ी सतून जनरल फैज़ को टच करने की जुर्रत किस में थी। अब ये एक हकीकत है, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है कि इतनी बड़ी रेड की जा रही है और एक गलत घर में घुसा जा रहा है और वहाँ पर औरतों को किस तरह हरासा किया जा रहा है। और उसके बाद एक और उन्होंने यहाँ पर लिखा कि चंद गलियाँ छोड़कर रेंजर्स और ISI के तकरीबन 100 अफसरान और मुसल्ला जवान एक और घर की दीवारें फलांग कर और दरवाजे तोड़कर वहाँ मौजूद घर वालों को यरगमाल बना चुके थे। इर्द गिर्द के सब लोग उस घर के मकीनों को जानते थे, आना जाना था, इज्जत थी। लेकिन आज उसी घर का सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अफसरान और एहलकारों ने मुहासरा किया हुआ था। बाहर रंग बिरंगी जलती बुझती लाइटों वाले डाले, ट्रक और एम्बुलेंसें खड़ी थीं। पूरा मोहल्ला जाग चुका था और परेशान था कि इतने बड़े दहशतगर्द उनके हमसाए में हैं और उन्हें पता ही नहीं चला। अंदर तमाम घर वालों को मेन लाउंज में जमा करके उनके हाथ पैर बांध दिए गए। 10 साल के एक बच्चे ने जब उन लोगों से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसको ज़मीन पर पटक कर उसके मुंह पर बूट रखकर उसे बताया गया कि तुम्हारा बाप दहशतगर्द है। दहशतगर्द बाप इस्लामाबाद रावलपिंडी के संगम पर मोटरवे के किनारे हज़ारों एकड़ पर फैली निजी हाउसिंग सोसाइटी का मालिक था जिसकी कीमत खरबों में थी। और उस दहशतगर्द को सिर्फ 4 हफ्ते पहले पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाले ज़िम्मेदार बिजनेसमैन का अवार्ड दिया था। इस दहशतगर्द के घर में उसके 75 साला ससुर से लेकर 2 साल के बच्चे और बच्चियों समेत 8 लोग थे। ससुर हाउसिंग सोसाइटी के मालिक और उसकी 20 साल के साले को हाथ पांव बांधकर पहले घर में तशद्दुद किया गया, गंदी गालियां दी गईं और फिर सर मुंह पर कपड़ा चढ़ाकर रेंजर्स की गाड़ियों में फेंका गया। घर का कीमती सामान, कैश, करेंसी, कागजात और लाइसेंस असला ट्रकों में डाला और कश्मीर हाईवे पर गोल्डा के करीब एक कॉम्प्लेक्स के तहखाने में शिफ्ट कर दिया गया। F11 के 2 मजीद घरों में ऐसा ही ऑपरेशन किया गया और वहां से हाउसिंग सोसाइटी के 2 अफसरान को भी बेहमाना तरीके से यरगमाल बनाकर उसी तहखाने में शिफ्ट कर दिया गया। वहां पर अगले कई दिन और रात तफ्तीश की आड़ में ससुर और हाउसिंग सोसाइटी के मालिक और उसके 2 एग्जेक्टिव्स पर 3rd डिग्री तशद्दुद किया गया और बजाय दहशतगर्दी का पूछने के उसके हाउसिंग सोसाइटी के कागजात की मलकियत बारे पूछते रहे। और फिर वो बताते हैं कि चंद दिनों बाद जब उन्हें लगा कि इस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक का दिमाग ठिकाने आ गया है, तो उसको एक और कमरे में ले जाया गया जहां उसके सामने उसकी हाउसिंग सोसाइटी के प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के कागजात रखे गए और उसे हुक्म दिया गया कि इस पर दस्तखत कर दो। इन कागजात में प्रॉपर्टी के 50% ट्रांसफ़र किसी नजफ़ नामी शख्स के नाम पर, नजफ़ यानी सरदार नजफ़ हमीद फैज़ हमीद के भाई, और बकिया 50% ट्रांसफ़र लंदन की एक रिहायशी मासूमा के नाम पर मुंतकिल की गई थी। हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने दस्तखत करने से फिर इनकार कर दिया। मज़ीद तशद्दुद सहना पड़ा लेकिन वो न माना। आखिरकार इस पर A780 के तहत दहशतगर्दी और धमाका खेज मवाद रखने का पर्चा काट कर CTD पिंडी के हवाले कर दिया गया। अगले 3 साल केस चलता रहा जिसमें वो न सिर्फ बाइज्जत बरी हुआ बल्कि हाई कोर्ट ने भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला बरकरार रखा और अब अपील सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर मुसलसल दस्तक दिए जा रही है, लेकिन जजेस अपनी सियासत में मसरूफ़ हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के तफसीली फैसले में झूठे इल्ज़ामात लगाने पर प्रोसिक्यूशन की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। फैसला पढ़ने के बाद एहसास होता है कि इस वतन में कितना जुल्म और नाइंसाफ़ी है, लेकिन हमारा गला सड़ा अदालती निज़ाम दहाइयों बाद भी इंसाफ देने से कासिर है। बूढ़ा 75 साल का ससुर जो अपनी बेटी और उसके बच्चों से मिलने 2 दिन के लिए कराची से आया, वो जहनी और जिस्मानी तशद्दुद को बर्दाश्त न कर सका और नफसियाती मसाइल का शिकार हो गया। कभी इस्लामाबाद वापस न आया और 2 साल बाद उसे केस फाइल उठाकर अल्लाह की अदालत में पेश होना पड़ा। ये वो तमाम तर वाक़यात हैं जो अब आपको शायद कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया हो, और यही वाक़या फिर यही तमाम तर सिलसिला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा उस वक्त के चीफ़ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब के पास, और उन्होंने फिर बकौल काजी फायज़ ईसा साहब के एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चैम्बर के अंदर ही इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया। दोनों फ्रीकैन को बुलाया और ग़ालिबन इनका कोई तस्फिया करवाया, इनकी सुलह सफ़ाई करवाई या कुछ लेन देन हुआ, खुदा मालूम।
लेकिन जो कुछ भी होता रहा है वो माजी में या जनरल फैज़ हमीद और साकिब निसार साहब मिलकर करते रहे हैं या जनरल फैज़ हमीद अकेले करते रहे हैं, जैसे भी हुआ, या जो वो इल्ज़ाम उन पर लग रहे हैं ये सच्चे हैं भी या नहीं, इन तमाम तर का जो सच्चाई है वो तो सामने आएगी जब तहकीकात होंगी। और तहकीकात अब कौन करेगा? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है। जो वकला हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अब मुतलका फ़ोरम उनके पास 3 है। एक वो फ़ौजदारी इनिशिएट कर सकते हैं केस क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं डेफेमेशन वगैरह का, और फिर वजारत दिफा में वो दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिन के बाद वो वजारत दिफा में दरख्वास्त दायर करेंगे और वो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद है नामालूम वजूहात की बुनियाद पर कि उनको वहाँ से रिलीफ मिलेगा या नहीं। उनकी इस दरख्वास्त पर जो एक इंक्वायरी है वो इनिशिएट होगी और इन तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और देखते हैं इसमें आगे चलकर क्या होता है। मगर बदकिस्मती के साथ अभी तक ये एक साइड की स्टोरी है, दूसरी साइड की स्टोरी हमारे सामने नहीं है और हम अभी से ये जज नहीं कर सकते कि जनरल फैज़ हमीद ने ये सब कुछ किया होगा। अगर जनरल फैज़ हमीद साहब भी अपने बारे में कुछ अपनी साइड का मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा फोरम हाजिर है और हम उसको भी एज़ इट इज़ नाज़रीन के सामने रख देंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।